सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे काइंडली जाके पार्ट 1 देख लें और उसके बाद पार्ट 2 में आ जाए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लेट्स गो इनटू इट। हम लोगों ने कल ना भाई ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम देख चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? किन बच्चों को याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद ये भी ख़त्म हो चुका है की फैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर देखिए, कमर्शियल बैंक्स, उसके अंदर क्या क्या देखिए, बैंकिंग सेक्टर्स में कौन से बैंक्स आता है? कमर्शियल बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक ख़त्म हो चुका है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ख़त्म हो चुका है, पेमेंट बैंक पेटीएम करो। और उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी देख चुके, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी देख चुके हैं, ये सब खत्म हो चुका है। और लास्ट हमने यहाँ तक ख़त्म करके आए हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। अभी हम लोग देखेंगे कि यार म्यूचुअल फंड जो है ना, उसके अंदर में बहुत सारे फेजेस है। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का डेवलपमेंट होता है कि नहीं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नया नया आता है, तब क्या था, उसके बाद मिडिल में क्या हुआ, तो उसके बाद उसके ख़त्म होने के बाद है, तो ये सारे प्रकार के डेवलपमेंट्स आते हैं, है कि नहीं? तो म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलरली अपना जो है ना, कितने फेजेस है मैं एक बार आपको गिना देता हूँ। ये है फर्स्ट फेज़, उसके बाद है सेकंड फेज़, उसके बाद थर्ड फेज़ आएगा, फोर्थ फेज़, फिफ्थ फेज़ एंड देन हाँ जी, फिफ्थ फेज़ अपना करंट फेज़ है कि नहीं? ये लास्ट फेज़ होगा। तो 5 फेजेस में अपने म्यूचुअल फंड जो है वो ख़त्म करना है। अभी सर यहाँ से परे क्या है, बहुत सारे डेट्स है, बहुत सारे जानकारी देकर रखे इधर पे। हम लोग इतना तो कैपेसिटी नहीं है कि सर ईच एंड एवरी डेट एंड ईच एंड एवरी अमाउंट जो है वो याद कर पाए। तो मैं जो जितना मार्क कराने वाला हूँ ना आज, तो उतना ही आपको लिख के रखना है। समझ में आ रहा है ना? जितना मार्क कराऊँगा उतना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ओके, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पर क्या कहा है उन लोगों ने। A mutual fund is an investment security that enables investor to pool their money together into a professionally managed investment। ठीक है, अभी देखो इन्वेस्टर्स कौन है सर इन्वेस्टर्स कौन है यहाँ पे? इन्वेस्टर देखो, म्यूचुअल फंड में ना 2 बंदे होते हैं इन्वेस्टर। एक तो आप हो जो कि इन्वेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं? आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो म्यूचुअल फंड वाला कंपनी है ना, म्यूचुअल फंड वाला कंपनी है, वही तो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, है कि नहीं? तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है? हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके पैसा जुगाड़ता है। ठीक है, हर जगह से थोड़ा। जैसे आप पकड़ लो, आज म्यूचुअल फंड में पैसा डालने वाले हो, तो आपका बिगिनिंग अमाउंट जो है आजकल तो 500 रुपये में स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो आप सोचो यार, 500 रुपीज़ से कितना शेयर्स खरीद लोगे आप? हार्डली एक शेयर खरीद नहीं पाओगे, एक शेयर भी नहीं खरीद पाओगे, है कि नहीं? तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले बंदे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल रिलायंस का आज का डेट में शेयर का प्राइस पता है आपको कितना है? दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, रिलायंस का जो शेयर का प्राइस है ना, एक शेयर का, ओके, 1 शेयर का प्राइस है। ओके, तो रिलायंस का जो है ना, ये आज के डेट में, टुडेज डेट, ये है आपका शेयर प्राइस। तो अगर आप म्यूचुअल फंड खोल रहे हो ना, फॉर एग्जांपल यू आर ओपनिंग एन अकाउंट इन द म्यूचुअल फंड, तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर लो, ग्रो ऐप से इन्वेस्ट कर लो, या कोई भी आजकल जितने भी डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहीं से भी इन्वेस्ट कर लो। क्या आप यार 500 रुपये से पॉसिबल है रिलायंस का शेयर खरीदना? पॉसिबल है? नहीं है ना सर, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो म्यूचुअल फंड वाले बंदे क्या करते हैं कि देखो, म्यूचुअल फंड वाले बंदे क्या करते हैं, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ आपको। पकड़ लो, एक बंदा है नाम राजू, एक है श्याम, एक है राम, एक है लक्कन। ठीक है, और पकड़ लो, ओके, रिलायंस का शेयर का प्राइस कितना है? 1579 पॉइंट, हाँ बताओ फटाफट, 20, ठीक है, रुपीज। ठीक है, तो ये जो राजू है, राम है, श्याम है, लक्कन है, सब लोगों ने, राजू ने 500, श्याम ने 500, राम ने 500 और लक्कन ने, इसने 500 दिया। ओके, तो म्यूचुअल फंड वाले बंदे क्या करते हैं? ये है म्यूचुअल फंड, ये क्या करते हैं? ठीक है, ये क्या करते हैं? ये 500 रुपये जो है ना, इनसे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किया इनसे 500 रुपये,
कितना हो रहा है? 2000 हो रहा है, 2000 रुपये हो रहा है। 2000 रुपये में कितना शेयर आएगा सर? कितना शेयर आएगा? एक शेयर आएगा, एक शेयर आएगा, एक शेयर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो राजू का थोड़ा तो अमाउंट इन्वेस्टेड है ना इस एक शेयर में, पूरा शेयर नहीं खरीदा। श्याम का थोड़ा तो अमाउंट इन्वेस्टेड है कि नहीं? राम का थोड़ा तो अमाउंट इन्वेस्टेड है, लखन का भी थोड़ा अमाउंट तो इन्वेस्टेड है। और सर जो जितना पैसा बचा है ना वो बाकी मेंबर्स के साथ जो है वो बाकी, अच्छा और क्या ये 4 ही मेंबर्स है जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने वाले, और भी बहुत बंदे ना, बाकी मेंबर्स के साथ पैसा मिला के वो लोग और शेयर्स खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपका जो शेयर होल्डिंग है ना वो रिलायंस के शेयर आपने खरीद के रखे हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है म्यूचुअल फंड। ओके, और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। अभी सर ये जो लाइन आप बार बार बोल रहे हो, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जस्ट नॉट एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के हिसाब से आप देख रहे हो तो वैसे भी नहीं। ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ऑफर डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड वाले जो ऑफर कर रहे हैं आपको, ओके, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको पढ़ना होता है अच्छे से। बिकॉज म्यूचुअल फंड में गो हाई एंड ऑल्सो मे कम डाउन, इज़न्ट इट? तो वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते तो यही है ना कि म्यूचुअल फंड में जो लंबा टिक के रहेगा उसका ही पैसा ज़्यादा होगा, लेकिन अर्न मोर, है कि नहीं? पैसा तो अप्स एंड डाउन होता ही रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, इसके बारे में हम लोग सभी में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में चले जाएंगे तब। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अभी के लिए इधर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है सर? ये तो हमने पढ़ लिए, चलो ओके। यहाँ पे लास्ट लाइन बचा था, म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एसेट्स। ठीक है, थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर्स, उसके बाद कैश और कॉम्बिनेशन, सब मिला के थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है ना उनके पास रहता है कि भाई मेरा हेडेक नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मतलब बेनिफिट ये है कि मेरा हेडेक नहीं है भाई, म्यूचुअल फंड का हेडेक है। पैसा डूब रहा है, ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, भाई पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ये तेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे से मत पूछ। समझ में आ रहा है? आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा म्यूचुअल फंड वाले, वो अपने हिसाब से जो है वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। और म्यूचुअल फंड में कौन बंदे बैठे हैं बेटा? टॉप लेवल के CS बैठे हैं, ओके, जो कि इन्वेस्टमेंट में बहुत पक्का होते हैं। उनका जो शेयर कैपिटल वाला कैलकुलेशन होता है ना, कौन सा शेयर कहाँ जा रहा है, कहाँ कम रहा है, कहाँ क्या होने वाला है, CA CS, ये सारे बंदे बैठे उधर पे म्यूचुअल फंड वाले में। सब ने क्या करना है? एस्टिमेट करना है कि शेयर्स ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाले, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? उस प्रकार से वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी फटाफट इधर पे आते हैं, इधर पे देख लेते हैं हम लोग, आ जाओ। फर्स्ट फेज़ में सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ क्या हुआ, मेरे को यही याद रखना है। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है कि फर्स्ट फेज़ में इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या हुआ था। फर्स्ट फेज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है वो है कि UTI का फॉर्मेशन, UTI इन 1963। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ ना वो कब से हुआ? इन द ईयर 1963। कैसे सर? बाय द फॉर्मेशन ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, इट इज़ एन एक्ट थ्रू एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। ओके, एंड फंक्शन, ये फंक्शन किसके अंडर करता है? फंक्शन अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके अंडर काम करता है? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? देखो क्या हुआ कि 1978 में एक बहुत भयानक चीज़ हुआ। क्या हुआ कि UTI को ना रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया, ओके, RBI से अलग कर दिया गया 1978 में। तो सर उसको रेगुलेट कौन करता है? उसके बाद उसको रेगुलेट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। ओके, IDBI टुक ओवर द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन प्लेस ऑफ RBI। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी UTI का पहला स्कीम जो है वो पूछ सकते हैं आपको MCQ में कि UTI का सबसे पहला स्कीम कौन सा निकाला? तो वो स्कीम है UTI स्कीम, यूनिट स्कीम इन 1964। ठीक है, वॉज द फर्स्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय UTI। ठीक है, और उससे कमाया कितना? 6,700 crores ऑफ एसेट अंडर द मैनेजमेंट। ओके, इतना उसका वैल्यू आ चुका था थ्रू द फर्स्ट रिलीज ऑफ द फर्स्ट स्कीम। क्लियर है भाई? इतना
अभी देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड फेज से थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड फेज में क्या हुआ, आपको पूछ सकता है कि यार ये जो पब्लिक सेक्टर्स वाले हैं ना, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड, ठीक है, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड जो है वो उसका एंट्री कब हुआ, वो सेकंड फेज में हुआ है। कौन से फेज में, सेकंड फेज में आया, याद रख पाओगे, सेकंड फेज में हुआ है। ओके, कैसे सर, कैसे, सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC। तो पब्लिक सेक्टर में ना, पब्लिक सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स जो लाए, ठीक है, म्यूचुअल फंड जब पब्लिक सेक्टर्स वाले खोलने लग गए ना, तो कौन सा बैंक्स है, कौन से कॉर्पोरेशंस है, कौन से कंपनीज है जो ये लाया सबसे पहले। एक तो है बेटा अपना पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, मैं बताऊंगा, एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। डेट वेट कुछ याद नहीं रखना है, बस बैंक का नाम याद रखो कि ये जो बैंक्स था ना, ये सेकेंड फेज में आया है। ओके, SBI म्यूचुअल फंड वॉज द फर्स्ट नॉन UTI म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश्ड इन जून 1987, ठीक है। सबसे सेकंड, ये सेकंड आ रहा है, लेकिन फर्स्ट किस लिस्ट में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर में, नॉन UTI जो म्यूचुअल फंड्स है, सबसे पहले UTI ने म्यूचुअल फंड लाया, सबसे पहला स्कीम ने किसने लाया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लाया सबसे पहला स्कीम, ये अपने को पता है। उसके बाद किसने लाया, SBI ने लाया। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, वो किसने लाया, SBI ने लाया। SBI के बाद लाया देखो कैन बैंक म्यूचुअल फंड, पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड। उसके बाद ये सब तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद उसके अलावा कौन कौन थे, दो थे देखो, LIC, दो कॉर्पोरेशंस थे, LIC और GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी ये सारे स्कीम्स लाए म्यूचुअल फंड का, ठीक है। डेट याद रखने का इतना दरकार नहीं है म्यूचुअल फंड। और सुनो, ये जो पब्लिक सेक्टर्स है, मैंने आपको एक चीज़ बता दिया यहाँ पे कि UTI के बाद किसने आया यहाँ पे म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए, कौन कौन आए थे बताओ फटाफट। एक तो आए थे सर पब्लिक सेक्टर वाले बैंक सर, उसके बाद आए थे LIC, उसके बाद सर GIC। तो मेरे को ये तीन याद रखना है, और पब्लिक सेक्टर में कौन से बैंक्स थे बस ये याद रख लियो, ठीक है। और सुनो, ये तीन जो सेक्टर्स हैं ना, पब्लिक सेक्टर, LIC एंड GIC, ठीक है, दो कॉर्पोरेशंस और एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ये सारे जो है ना, ये सारे उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितने अमाउंट जमा किए वो लोग, 47,004 करोड़, 47,004 करोड़। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो AUG है ना, ऑग, जो आप ऑग कह रहे हो, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट लिखा है सर, MF इंडस्ट्री हैड एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ ₹47,004 करोड़। सर इसका मतलब क्या होता है सर, ऑग का मतलब क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सिंपल बात है भाई, कोई भी बंदा या फिर कोई भी कंपनी कह लो, ठीक है, कोई भी बंदा, कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी, ठीक है, वो अगर किसी के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो जितना टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो करता है ना अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, उसको कहते हैं हम लोग ऑग, ठीक है, AUG ऑग। समझ में आ रहा है। तो इन सब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, LIC है, GIC है, ये सारे जो है ना, ये सारे होल्ड कर रहे हैं सर, क्या होल्ड कर रहे हैं, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट होल्ड करें ऑन बिहाफ ऑफ होम, ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। समझ में आ रहा है। तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 47,004 करोड़, इतना याद रख पाओगे। और UTI का अकेले का कितना है, 6,700 करोड़, इतना याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, थर्ड फेज में क्या हुआ देखो। द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट गेन्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEBI in April 1992 to protect the interest of the investors in the securities market, to promote the development of or to regulate the security market। तो अपने को इस पैराग्राफ से ना बस एक ही चीज़ याद रखना है कि सर SEBI का फॉर्मेशन हुआ था, सिक्योरिटी, सर SEBI का फुल फॉर्म बता दीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कब आया था सर, अप्रैल 1992 को सेटअप हुआ। किस चीज़ के लिए सर, टू प्रोटेक्ट
वो एक मतलब सीरियल वाइज जाएगा। देखो, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इतना याद रख पाओगे तो फर्स्ट पैराग्राफ और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द व्हाट इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स कह लो, इंटरेस्ट कह लो ऑफ द इन्वेस्टर, सीक्वेंस में पढ़ो। ठीक है, ये कौन आए सर भाई साहब, ये कौन आए सर? सेबी आए थे सर। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो, तो सेबी कौन से फेज में आया? थर्ड फेज में आया। ठीक है, याद रखना ये चीज। उसके बाद देखो क्या हुआ, इन ईयर 1993 the first set of SEBI mutual fund regulations came into being for all mutual funds except UTI. The earliest, while Kothari Pioneer, now merged with Franklin Templeton MF, was the first private sector mutual fund registered under 1993. तो भाई इतना तो हम लोग पढ़ लिए कि पब्लिक सेक्टर देख लिए है और उसके बाद यूटीआई देख लिए जो कि पार्लियामेंट का सेटअप था। ठीक है, गवर्नमेंट का सेटअप था, सब लोग देख लिए सर। गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड देख लिए, पब्लिक का देख लिए, और अभी अपने को देखना है सबसे पहला जो प्राइवेट सेक्टर वाला आया था वो कौन था? हाँ जी बताओ फटाफट। इसका नाम था, वो था कोथारी पायनियर, जो अब मर्ज होके क्या हो चुका है? मर्ज किसके साथ हुआ है? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। समझ में आ रहा है? नाउ मर्ज्ड विथ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, इसके साथ मर्जर हो चुका है उसका मतलब। मर्जर मतलब दोनों एक साथ मिल चुके हैं, अभी एक म्यूचुअल फंड हो चुका है। तो अगर आपको पूछे सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर में कौन सा भैया भाई साहब ने म्यूचुअल फंड लाया, तो आप कंपनी का नाम बताओगे। दोनों कंपनी का नाम याद रखना पड़ेगा, कोथारी पायनियर। ठीक है, कोथारी पायनियर जो मर्ज हुआ है, अभी फिलहाल मर्ज हुआ है फ्रैंकलिन के साथ। ओके, फ्रैंकलिन के साथ। कौन से फेज में आया सर? ये थर्ड फेज में आया। और हो सके तो इसका डेट याद कर लियो, पूरा पैराग्राफ में बस एक ही डेट है, 1993 को। 1992 को कौन आया? हाँ जी, सेबी आया। और 1993 को कौन आया? प्राइवेट सेक्टर बैंक आया। 1993 को ना और एक चीज़ हुआ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और एक भयानक चीज़ हुआ। सेबी ने क्या किया, उसका पहला रेगुलेशन जो है वो लॉन्च कर दिया सेबी ने। रेगुलेशन मतलब सर रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आप म्यूचुअल फंड, अगर आपको म्यूचुअल फंड कंपनी खोलना है कि यार सेबी में ना, जब हम लोग सिक्योरिटी मार्केट पढ़ेंगे ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो बढ़िया तरीके से समझेंगे वो। तो उसका जो प्रोसीजर है, किस प्रकार से कौन बंदे अवेल करा सकते हैं, नहीं करा सकते, ठीक है, वो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन था सेबी ने लाया था इन दिस ईयर 1993। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है बेटा? और कोई दिक्कत नहीं है? अभी थर्ड इस पैराग्राफ में आते हैं, इधर आ जाओ। क्या बोला यहाँ पे? सेबी ने 1993 का जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन लाया ना, उसको रिवाइज़ किया। सेबी ने सोचा कि यार इसको थोड़ा रिवाइज़ करते, थोड़ा गलती उलती है, या फिर थोड़ा अगर चेंजेस अमेंडमेंट लाना है तो लाते। उसके बाद सेबी रेगुलेशंस आया 1996, जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। ओके, विच इज़ करंटली एप्लीकेबल। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? ये यहाँ पे बताया। ठीक है, रिवाइज्ड रेगुलेशन आया। तो इस पैराग्राफ से अगर आपको कुछ सीखना है तो क्या सीखना है? रिवाइज्ड रेगुलेशन जो आया है, ठीक है, रिवाइज्ड रेगुलेशन देखो, रिवाइज्ड एंड रिप्लेस्ड इन 1996। तो 1993 को रिप्लेस करके कौन आया? 1996 आया। ठीक है, 1996 वाला एमएफ रेगुलेशन। एमएफ मतलब सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। क्लियर है भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद इस पैराग्राफ में देखते हैं, इस पैराग्राफ में क्या है जानने के लिए। बहुत ईजी है, आप लोग डरते हो बस बेकार में। आ जाओ इधर। अपने को इस पैराग्राफ से बस इतना जानना है कि थर्ड फेज में एंड में जनवरी एंड 2003 को ना हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। टोटल जनवरी 2003 में कितना एमएफ था? म्यूचुअल फंड एजेंसीज कितने थे? 33 म्यूचुअल फंड, और उनका टोटल ओम कितना था? 1,21,805 करोड़। ठीक है, और उससे यूटीआई का कितना था? अकेले यूटीआई का कितना था? 44,541 करोड़। इतना याद रख पाओगे? कोई दिक्कत है? कोई तो दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर है? जनवरी एंड में अपने को पता चला, थर्ड फेज के एंड में, कि 33 म्यूचुअल फंड जो है ना वो डेवलप हो चुके हैं, और उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,21,805 करोड़, जिसमें से यूटीआई का अकेले का बंदा, भाई बाहुबली बंदा है ये यूटीआई, गवर्नमेंट का है ना। ठीक है, 44,541 करोड़। क्लियर है भाई? दिक्कत नहीं है? उसके बाद देखो फोर्थ फेज़ में देख लेते हैं। अच्छा फटाफट क्या हुआ फोर्थ फेज़ में? फोर्थ फेज़ में बहुत सिंपल हुआ।
देखो जब फोर्थ फेज का एंट्री हुआ ना, देखो फोर्थ फेज का एंट्री कब होता है, कोई घटना घटता है उसके बाद तो फोर्थ फेज का एंट्री होता है ना, समझ में आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 कब लगेगा, जब वर्ल्ड वॉर होगा तभी ना वर्ल्ड वॉर 3 हम लोग बोलेंगे कि हाँ वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था, है कि नहीं। तो सिंपल बात है। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो यूटीआई है ना इसको डिवाइड कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया इंटू 2 पार्ट्स। एक हुआ SUUTI, ठीक है, और एक था UTIMF। सर फुल फॉर्म बता दीजिए। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है, विच फंक्शंस अंडर द सेबी MF रेगुलेशंस। क्लियर है भाई, ये हुआ चीज। तो यूटीआई को क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन से फेज में सर, फोर्थ फेज में। फोर्थ फेज में डिवीजन हो चुका है, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है भाई। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, ठीक है, और कुछ जानने का नहीं है इसमें, फटाफट देख लो इधर पे, फटाफट भाई मेरे आ जाओ। क्या बताया कि फोर्थ फेज के एंड में ना बहुत भयानक एक चीज हुआ। एक तो देखो सेबी, अपना सेबी को आप मामूली मत लो, ठीक है, सेबी जो है ना वो बहुत भाई, कंपनीज एक्ट जो है वो फिर भी यार कोई मतलब समझ में आता है। कंपनीज एक्ट जो है ना, कंपनीज एक्ट जो है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना इतना कठोर नहीं है, लेकिन सेबी जो है ना सबका बाप है भाई। सेबी जो है सबका बाप निकल के आता है, स्पेशली। अच्छा सेबी तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन में काम नहीं करता, लेकिन सेबी यार कंपनी, जितने भी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, सब तो सेबी के अंडर में काम करते हैं ना। कितना मेरे को पैसा चाहिए, पैसा पब्लिक से लेने का अनुमति है, सारे तो सेबी के अंडर में होता है। तो कंपनीज जो है ना बहुत दिक्कत फेस करते हैं सेबी के लिए, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन इतना टफ है। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इंडिया में जो सिक्योरिटी मार्केट वो कौन रेगुलेट करता है, सेबी। बाकी दुनिया में कहीं पर भी सिक्योरिटी मार्केट देख लो, सबसे तगड़ा सिक्योरिटी मार्केट कोई होगा ना तो सेबी है। मतलब इतना भयानक रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा है सेबी की क्या बताऊं मैं, ये तो है भाई, ये सच्चाई है। तो एक तो सेबी का बम्बू, ठीक है, सेबी आया जब से सेबी आया तो बहुत सारे जो कंपनीज है वो बहुत दिक्कत फेस कर रहे थे। उसके बाद जब ये ग्लोबल क्राइसिस लगा है, फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था एक टाइम पे, ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, एक टाइम पे ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो तब क्या हो गया था ना, जो इन्वेस्टर्स लोग हैं ना, जो ये यार फिनेंशियल क्राइसिस मतलब समझ ही रहे हो, पैसे का कमी है कि नहीं, जो कि यार इन्वेस्टर्स जो पहले में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे थे ना, उनका पैसा डूब गया था, समझ में आ रहा है। तो तब क्या हुआ कि यार जो पहले बंदे थे जो कि बहुत पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका विश्वास उड़ गया म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड का जो पूरा इंडस्ट्री है ना वो डगमगा गया, ठीक है, वो डगमगा गया, समझ में आ रहा है। और वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं सर, वो 2 साल तक वो डगमगाया, वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने में लग गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। और इसका इतिहास गवाह है सर। कौन सा इतिहास, जो 2010 और 2013 में ओम निकला है ना, ठीक है, उसका जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत कम था, उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, तो अपने को पढ़ना भी नहीं है, मेंशन नहीं किया तो पढ़ना नहीं है, ज़्यादा नंबर्स का हेडेक नहीं लेना अभी। क्लियर है भाई, सिंपल है, अंडरस्टूड। इसमें कुछ भी उतना भयानक चीज़ नहीं हुआ, बस इतना ही याद रखना है कि हाँ जी ये स्टोरी हुआ था। तो ये स्टोरी याद रख पाओगे। फोर्थ फेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फोर्थ फेज में ये हुआ था कि यूटीआई जो है उसको 2 भाग कर दिया गया, ठीक है, 2 सेपरेट एंटिटीज़ बना दिया गया। अभी आ जाओ फिफ्थ फेज में, देखते हैं फिफ्थ फेज में क्या हुआ। करंट फेज जो चल रहा है 2014 से स्टार्ट हुआ करंट फेज, अभी भी करंट फेज ही चल रहा है। ओके, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यार ये टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की सिटीज कौन से होते हैं, ठीक है, ये क्या है। तो टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 एक्चुअली में क्या होते हैं कि गवर्नमेंट ने ना इंडिया की जितनी भी सिटीज है ना उनको डिवाइड करके रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है। तो टायर 1 में एक कैटेगरी के रहता है, टायर 2 का कैटेगरी बहुत लंबा है और टायर 3 का कैटेगरी भी लगभग लंबा ही है। टायर 1 में क्या आते हैं हम लोग देखेंगे। टायर 1 में है तेरा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, मेट्रो सिटीज़ जो है वो टायर 1 में आता है। ओके, फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ये सारे, ठीक है। और टायर 2 में कौन है, टायर 2 में बहुत सारे सिटीज़ के नेम्ड मेंशन्ड है। इन सारे सिटीज़ को छोड़ के जितने सिटीज़ वो जो है टायर 3 में आता है।
ये हो गया अपना टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो सर आप ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? बेटा यहाँ पर है ना, दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये एमआरएफ का टायर है या कौन सा टायर है, ये मेट्रो टायर है, कौन सा टायर है सर, ये वाला डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि टायर क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। क्लियर है ना भाई? तो क्या हुआ कि देखो सेबी ने क्या किया, सेबी ने बहुत सारे जो स्टेप्स है ना, बहुत सारे स्टेप्स है, कह लो प्रोग्रेसिव मेजर्स है, वो लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन सितंबर 2012, जिसकी वजह से सो दैट ये जो म्यूचुअल फंड वाले इंडस्ट्रीज़ है ना, उनका डेवलपमेंट हो पाए। ओके, उसके बाद से देखो सीधा इधर आओ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ओम है ना, वो क्रॉस्ड हुआ है 10 ट्रिलियन तक। 10 ट्रिलियन, दैट इज 10 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मई 2014। ये याद रखियो, ठीक है। और सुनो, एंड इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 years, 2 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, ओम साइज हैज क्रॉस्ड 15 लाख करोड़। 14 में कितना था भैया, 14 में कितना था, 10 लाख करोड़। उसके 2 साल मतलब 15-16 तक, ओके, 2 साल के अंदर अंदर क्या हो गया बताओ, 15 लाख करोड़ हो चुका है। 15 लाख करोड़, दैट इज 15 ट्रिलियन। क्लियर है भाई मेरे, इतना क्लियर है? तो 2007 में जो 3.26 ट्रिलियन था ना, वो 2016 में 15.63 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, ये मार्च वार्च याद मत रखो, बस इतना याद रखो, डेट थोड़ा 2007 एंड 2016 जो है ये याद रखो, इनफ है। ठीक है, 3.26 ट्रिलियन था 2007 में, और वो चेंज होके कितना हुआ है, अगस्त में 2016 में 15.63 ट्रिलियन आ चुका है। ओके, 10 साल के अंदर अंदर, ओके, 10 साल से भी कम। यहाँ पे यही बताया, देखो लास्ट लाइन अगर पढ़ोगे तो यही बताया कि यार इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगस्त 31 2016 को कितना हुआ है, 15.63 ट्रिलियन। तो इतना याद रखो, इनमें से बहुत है। ठीक है, अभी आओ यहाँ पर बोले द नंबर ऑफ इन्वेस्टर फोलियोज हैज गॉन अप फ्रॉम 3.95 crores फोलियो एज ऑन कौन सा डेट में, 2014 टू 4.98 crore एज ऑन 2016। ठीक है, इतना याद रख पाओगे, इनफ है। अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है याद रखने के लिए वो ये है कि अभी सीधा इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड है SIP। ठीक है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि SIP क्या होता है। SIP देख, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ इट इज ए इन्वेस्टमेंट प्लान जहाँ पे जो है ना, इन्वेस्टर्स जो है, जो बंदे पैसा लगाते हैं ना, वो मंथली बेसिस में पेमेंट करते हैं। ठीक है, मंथली बेसिस में देना होता है। इन अप्रैल 2016 द नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स has crossed 1 crore mark, and currently even each month retail investors contribute around rupees 3,500 crore via SIP। ठीक है, तो SIP का इंट्रोडक्शन भी हुआ एट द एंड ऑफ 5th करंट ईयर प्लान, इजंट इट? 5th करंट ईयर प्लान, एंड नहीं बोलूँगा, लेकिन वो तो चल रहा है अभी भी। 5th करंट ईयर प्लान जो है, उसमें जो है SIP का देखना हुआ, और SIP का ग्रोथ भी हुआ है। ठीक है, 2016 को कितना था भाई, 1 करोड़ मार्क पहुँच चुका था। ठीक है, और वाया SIP बंदे जो इन्वेस्ट किए वो कितना थे, 3,500 करोड़। ठीक है, 3,500 करोड़, इतना याद रख पाओगे, बहुत है। अभी आ जाओ इंश्योरेंस सेक्टर देख लेते भाई। फाइनली ये भाई आपका पूरा म्यूचुअल फंड जो है, उसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। आपको कोई भी दिक्कत लेने का दरकार नहीं है, बस जितना मार्क कराया उतना पढ़ो। ठीक है भाई मेरे,
ठीक है, कोई दिक्कत लेने का दरकार नहीं है, मैं करूँगा दिक्कत, आपको बस पढ़ना। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में देख लेते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी तो देखना है थोड़ा बहुत, है कि नहीं भाई। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो भी देख लेते हैं। तो थोड़ा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको जानने को मिलेगा। The insurance industry of India consists of 57 insurance companies, of which 24 are in life insurance business and 33 are of non-life insurance. तो सर लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन का इंश्योरेंस जो कराता है, जीवन बीमा जिसको कहते हैं हम लोग। इंश्योरेंस कंपनीज है 24, ठीक है, और 33 नॉन लाइफ। फॉर एग्जांपल कह लो गाड़ी का इंश्योरेंस करा ले, अपना बाइक का इंश्योरेंस करा ले, ठीक है, अपना घर का इंश्योरेंस करा ले, तो वो वाला 33 इंश्योरेंस एजेंसीज जो है वो 33 थे, ओके, और 24 थे किसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज कितने थे, 57, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अभी देखो, अमॉन्ग द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC बहुत फेमस है, इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमॉन्ग द नॉन लाइफ इंश्योरेंस there are 6 public sector insurers. In addition to this, there is a sole national reinsurer named General Insurance Corporation of India, GIC. Other stakeholders in India insurance market include agents, brokers, surveyors and third parties administrator सर्विसिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। ये इंश्योरेंस कंपनीज और री इंश्योर में डिफरेंस क्या है? कभी कभार क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको एक मतलब दिक्कत आता है कभी कभार कि यार कभी कभार अगर बहुत लार्ज अमाउंट में क्लेम्स जो है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में क्लेम्स अगर सब बंदे करने लग जाए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक पर्टिकुलर स्टेट में बाढ़ आया है, तो सारे जो स्टेट मेंबर्स हैं ना, स्टेट के पीपल्स हैं ना, पीपल ऑफ द स्टेट, तो दे वर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस एजेंसी, ठीक है। तो भाई सब लोग जो है पर्टिकुलर स्टेट में अगर इंश्योरेंस एजेंसी से, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करना स्टार्ट कर दे तो इंश्योरेंस कंपनी डूब नहीं जाएगा? तो वो जो एक रिस्क है ना, मेजर क्लेम्स, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर क्लेम्स, ठीक है, मास क्लेम उसको कहते हैं, मास क्लेम। जो मासली कोई भी क्लेम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कोई भी क्लेम करना स्टार्ट कर दे। मैंने बस एक एग्जांपल लिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट इंश्योर यू फॉर द एक्ट ऑफ गॉड, है कि नहीं, ये तो पता है अपने को, दे डू नॉट इंश्योर यू फॉर द एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मास क्लेम जब करते हैं बंदे, तब क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनका क्लेम जो है वो पूरा करने के लिए, है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं कि ना, थोड़ा जो उनका जो लाइबिलिटी है, थोड़ा लाइबिलिटी वो ट्रांसफर कर देते हैं टू द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं हम लोग री इंश्योरर, ठीक है भाई। गॉड फादर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC जो है वो गॉड फादर है, समझ में आ रहा है। जब बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनी दिक्कत में होता है ना, तो ये बंदा आता है बचाने के लिए, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। ये सब जनरल नॉलेज है, अपने को बस इतना याद रखना है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है, और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है सर। इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो सर हम तो सर प्रोफेशनल बन जाएंगे सर। भाई बन जाओ यार, अभी से बन जाओ, क्या दिक्कत है। अभी देखो मार्केट साइज़ के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मार्केट साइज़ क्या होता है समझो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम का बात हम लोग समझने वाला है, ओके। ग्रॉस प्रीमियम, तो ग्रॉस प्रीमियम क्या होता है ये अपने को समझना है। जैसे हम लोग देखो, अगर मैंने कोई भी प्रकार का पकड़ लो इंश्योरेंस किया है ना, तो मेरे को प्रीमियम भरना पड़ता है ना, एवरी मंथली कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। एवरी टाइम पीरियड में मेरे को पैसा जमा करना पड़ता है फॉर द रिस्क सो दैट कि वो रिस्क अगर कभी आए तो मैं क्लेम कर पाऊँ पैसा, है कि नहीं। तो ग्रॉस प्रीमियम क्या होता है ना, ग्रॉस प्रीमियम इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी, ओके, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी। और सुनो एक बात, विदाउट डिडक्टिंग द ब्रोकरेज चार्ज, विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ द ब्रोकरेज चार्ज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ भी कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, ब्रोकरेज का जो एक चार्ज रहता है उसको बिना डिडक्ट करते हुए जो टोटल मूल्य पैसा है, ठीक है, इंश्योरेंस बंदों ने, जितने भी बंदों ने इंश्योरेंस कराया उन्होंने जो प्रीमियम भरा है ना, तो उसका जो पूरा पैसा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, उनका कर्ता धर्ता कौन है बताओ फटाफट। इंडिया का री इंश्योरर कौन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। और इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ये नागरिक का, भारतीय नागरिक का इंश्योरेंस कराता है। तो एक चीज़ समझो, ये जो भारतीय नागरिक है ना, वो मंथली पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, सो दैट उसका रिस्क जो है वो कवर कर पाए, है कि नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो थोड़ा पैसा लेता है। तो जितना भी टोटल पैसा एक पर्टिकुलर ईयर में उसने लिया है ना,
ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रीमियम्स। ठीक है, अभी जीआईसी जीआईसी कौन है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? हाँ जी, वो एक री इंश्योरर है कि नहीं? तो इस प्रकार से पकड़ो कि जीआईसी जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरर है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, अपने जो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या है? ग्रॉस प्रीमियम है, उससे थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, जीआईसी को देते हैं। सो दैट, क्यों देते हैं सर? उसको क्यों देना पड़ता है? सो दैट अगर पब्लिक बहुत भारी मात्रा से पैसा कभी मांग ले, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आस्क द मनी ऑल टुगेदर, ठीक है, किसी भी वजह से दुर्घटना से कुछ हुआ तो क्लेम करे, तो इंश्योरेंस कंपनी तो डगमगा जाएंगे कि यार इतना पैसा हम कहाँ से दे। तो वो जो रिस्क है ना, उस रिस्क को बियर करने के लिए वो क्या करते हैं? जीआईसी को थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो रखते हैं जीआईसी के पास। समझ में आ रहा है? सो दैट इन दोज अनफॉर्चुन सिचुएशंस जीआईसी इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प कर पाए। अपने इंडिया के बंदे के, नॉर्मल पीपल के अनफॉर्चुन सिचुएशंस पे कौन हेल्प करता है? इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी के अनफॉर्चुन सिचुएशंस को कौन हेल्प करते हैं? जीआईसी, जो कि इंश्योरर है, ओके, री इंश्योरर है। इसको हम लोग री इंश्योरर कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत फारू है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, सर बढ़िया है कंसेप्ट, सर मज़ा आ गया सीख के। ऐसा पढ़ाई करो कि यार कुछ सीखो रोज़, समझ में आ रहा है? कुछ रोज़ सीखो और मम्मी पापा को जाके बताओ, तभी दिमाग में रिटेन कर पाओगे। मम्मी पापा को जाकर बताओ, मम्मी आज पता है मैंने ये चीज़ सीखा है, बहुत बढ़िया लगा मम्मी, तो ये जाके बताओ, तो यार वो जो चीज़ है ना वो दिमाग में रिटेन होगा और अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे। क्लियर है भाई मेरे? उसके बाद देखो क्या बताया यहाँ पे, ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इन इंडिया रीच्ड 5.53 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 18 विथ 4.58 ट्रिलियन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और 1.51 ट्रिलियन फ्रॉम नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो टोटल इंश्योरेंस कितना था? ग्रॉस प्रीमियम कितना था? 5.53, वहाँ उसमें से 4.58 किसका था? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स का था, और 1.53 किसका था? नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स का था। ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया in India reached 3.69% in 2017 from 2.71% 2001। तो 2.71% था कब सर? 2020 नहीं, 2001 को, और 3.69% आया कब? 2017 को। ये याद रखना ज़रूरी है, टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्लियर है भाई? अभी इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट के उधर ही जाने वाले हम लोग, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट देखने वाले हम लोग, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। ओके, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो इनिशिएटिव हम लोग देखने वाले हैं। एक तो देखो, सितंबर 2018 को उन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर दिया जो कि है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ओके, अंडर आयुष्मान भारत प्रोवाइड कवरेज अप टू 5 लाख to more than 100 million vulnerable families, ठीक है। The scheme is expected to increase penetration of health insurance in India from 34% to 50%, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च किया गया अंडर व्हाट? अंडर आयुष्मान भारत, टू प्रोवाइड कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज़ टू मोर देन 100 मिलियन वर्नेबल फैमिलीज। वर्नेबल फैमिलीज मतलब बताओ मेरे को? बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज है, जिन फैमिलीज को हेल्प का दरकार होता है, सहायता का दरकार होता है कि नहीं, उनका जो फिजिकल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, ठीक है, बहुत बुरे हालत में, तो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में, ठीक है, उनका हेल्थ का जो वो सुरक्षित करके रखे, तो उतना ही उनसे नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो वो फैमिलीज है ना, तो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, गवर्नमेंट ने 5 लाख तक जो है कराने का सोचा, ठीक है, अंडर व्हाट? अंडर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो 34% पेनिट्रेशन था, 34% पेनिट्रेशन था, वो होके हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 50% तक जा चुका है। 50% पेनिट्रेशन हो चुका है। समझ में आ रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस क्लियर है? क्लियर है भाई? उसके बाद देखो, ओवर 47.9 मिलियन फार्मर्स वेर बेनिफिटेड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। कितना? 47.9 मिलियन फार्मर्स वेर बेनिफिटेड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस साल को? 27 to 2018 में। ये याद रखियो अच्छे से, ये भी याद रखियो अच्छे से। क्लियर है? अभी देखो, द IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान किया टू इशू
redesigned initial public offering IPO guidelines for insurance companies in India which are to looking to divest equity through the IPO route। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को मतलब IPO रूट से समझो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जो बंदे अपना कंपनी को खड़ा करना चाहता है, ठीक है, शेयर इशू करके, अभी समझो उनके लिए अलग ही गाइडलाइंस लाया किसने सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। ठीक है, IRDA क्लियर है भाई। सो दैट उनका जो है बढ़ोतरी जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए, सो दैट मोर एंड मोर कंपनीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्लियर है भाई। अभी देखो क्या बताया कि IRDAI has allowed insurers to invest up to 10% in addition Tier 1 bond that are issued by bank to augment their Tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investors for bank। तो IRDAI ने बोला कि भाई साहब, किसको बोला सर, इंश्योरर्स को बोले कि भाई आप एक काम करो, आप जो है ना 10% ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो। कहाँ पे सर, कहाँ पे इन्वेस्ट कर ले सर, टायर 1 बॉन्ड। टायर 1 बॉन्ड कौन इशू करता है सर, बैंक्स। ठीक है, एक प्रकार का बॉन्ड, ये एक प्रकार का बॉन्ड्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो, जो कि इशू करते हैं बैंक्स। अभी सुनो क्यों सर, सो दैट उनका जो टायर 1 का कैपिटल है ना, टायर 1 का कैपिटल है किनका सर, बैंक्स का, वो और बढ़ा सके, एक्सपांड कर सकते, इंक्रीज कर सके, इन ऑर्डर टू एक्सपांड द पूल ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टर्स फॉर बैंक। तो इतना समझ में आ चुका है भाई मेरे, बताओ फटाफट। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखो अच्छे से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसके बाद ये जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आया था, इसको भी याद रखो, कौन से डेट में, सितंबर 2018 को। ठीक है, और यहाँ में से बस ये टायर 1 वाला याद रखने से हो जाएगा, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड। ठीक है, उसमें 10% जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अथॉरिटी दे दिया किसने, IRDA ने। किसको दिया सर, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, कि आप इन्वेस्ट करो। इतना क्लियर है, तो इतना याद हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, और कुछ दरकार नहीं है। ये बस कुछ इवेंट्स है, ये आपको रीड करना है, कौन से ईयर में कौन सा चीज़ हुआ है। ठीक है, बस रीड करना है आपको। उसके बाद ये भी नोटेबल ट्रेंड्स जो है ये भी आपको रीड ही करना है, कुछ जिसमें भयानक प्रकार का कुछ है नहीं है, बस आपको ये करना है कि क्या हुआ है ना हुआ है, बस वही आपको देखना है कौन से डेट में क्या हुआ है। ठीक है, और थोड़ा जजमेंटल बनो भाई, कौन सा आ सकता है नहीं आ सकता है उतना, मतलब हर एक लाइन जो है बहुत ही भयानक तरीके से पढ़ना जो है अगर स्टार्ट कर दोगे तो वो स्मार्ट स्टडी नहीं होता, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना भी दरकार है कि नहीं भाई, बताओ। हाँ जी बताओ फटाफट, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना भी दरकार है। तो आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, ये भी जो है बस ऊपर से नीचे तक रीड करना है। ओके, कौन से डेट में किसका अलायंस हुआ, किसने कौन सा कंपनी किसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये एक पॉइंट देखो, इंडियन ई कॉमर्स देखो, फ्लिपकार्ट वाला, इन अक्टूबर 2018 इंडियन ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट एंटर द इंश्योरेंस स्पेस इन पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस टू ऑफर मोबाइल इंश्योरेंस। मोबाइल इंश्योरेंस सबसे पहले जो लॉन्च किया है ना वो फ्लिपकार्ट, अलॉन्ग विथ अलायंस विथ हुम, बजाज अलायंस। ठीक है, पार्टनरशिप किया किसके साथ, बजाज अलायंस के साथ, टू ऑफर मोबाइल इंश्योरेंस। तो ये सारी जो चीज़ है बेटा, अमेजन इंडिया इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एंटर द इंश्योरेंस मार्केट एज एन एजेंट। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है। तो ये सारे जो है ना बस रीड करना है, कुछ भी टफ टॉपिक्स नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। और कुछ भी पॉइंट आपको टफ लगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर ये मेरे को दिक्कत आ रहा है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने बस आपको इतना ही होमवर्क दिया है, देखो ज़्यादा नहीं दिया है। होमवर्क कितना है, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स खुद से पढ़ना है, खुद से इंटरप्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लोगे, ईजी है, कुछ भी नहीं है। कल हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखेंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो आज के लिए भाई इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस।